श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो साथी हर्षित जोशी और आप मुझे सुन पा रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम की तरंगों पर। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री भास्कर जोशी जी, स्टाफ आर्टिस्ट, केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल, जो कि भारत सरकार की तमाम योजनाओं के प्रति हमारे श्रोताओं, हमारे युवाओं और तमाम लोगों को जानकारियां देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन पर। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे श्रोता शायद यही जानना चाहेंगे कि जो केंद्रीय संचार ब्यूरो है वो किस प्रकार कार्य करता है, जो भारत सरकार की वो तमाम योजनाएं होती हैं उसको आपके विभाग के द्वारा श्रोताओं को या आम जनमानस तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है। देखिए, ये जो विभाग है केंद्रीय संचार ब्यूरो, ये अभी 2018 में अस्तित्व में आया था। उससे पहले ये दो अलग अलग विभाग हुआ करते थे, जो एक था गीत एवं नाटक प्रभाग और एक था फील्ड पब्लिसिटी। तो ये दो डिपार्टमेंट आजादी के बाद सन 54 में गीत एवं नाटक प्रभाग का गठन हुआ था। अब उस समय के भारत की आप कल्पना कर सकते हैं आराम से आपके श्रोतागण कि हमें अभी अभी आजादी मिली थी, संविधान लागू हुआ था और पूरा जो हम कहते हैं जो सरदार पटेल साहब की बदौलत जो पूरे देश का एकीकरण हुआ था, 565 रियासतें जो एक हुई थी, उन सब के भीतर एक भावना कि वो सब भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, भारत गणराज्य का हिस्सा हैं, वो भावना कैसे जन्मेगी और दिल्ली से लेकर के जो संदेश उठेगा वो पूरे सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से पहुंचेगा, इस बात की कल्पना करते हुए एक लाइव मीडिया के तौर पर ये दो विभाग बने थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नैनीताल क्योंकि सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड था, तब तो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तो उसके वजह से यहाँ पर नैनीताल में गीत एवं नाटक प्रभाग बना और फील्ड पब्लिसिटी के जो कार्यालय थे वो लगभग हर जिले में खुले अपने अपने स्तर पर। कुछ जिलों पर रहे, कुछ जिलों पर बदल दिए गए, लेकिन ये कार्यवाही लगातार चलती रही। और 2018 अब आप देखिए कि जब ये विभाग बना है तो 60 का दौर है और उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुए हैं 70, 80, 90 और फिर जब हम 2000 में आते हैं तो अचानक से एक क्रांति हो जाती है जब दूरदर्शन का गठन हो जाता है। उसके बाद भी ये महसूस होता रहा कि इस विभाग का कितना उपयोगिता है, ये विश्लेषण सरकार बीच बीच में करती रही। लेकिन ये देखने की बात थी कि जहां गांव में बिजली का अभाव है वहां लोग दूरदर्शन को देख पाते होंगे कि नहीं देख पाते होंगे। हाँ, रेडियो एक सूचना का माध्यम अवश्य लगातार चल रहा था, तो इस विभाग की अपनी एक आवश्यकता महसूस की जाती रही। लेकिन अगर हम पिछले दशक की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो इंटरनेट की क्रांति हो जाने के बाद सूचना तंत्र इतना मजबूत हो गया कि अब इन दोनों विभागों में एक बदलाव की सोच पैदा होने लगी कि इसको और अधिक हम कैसे उपयोगी कर सकते हैं। तो उसके लिए उठाया गया कदम कि इन दो विभागों को और एक दृश्य एवं प्रचार निदेशालय की जो एग्जीबिशन विंग है, प्रदर्शनी विंग है, उसके साथ में इसको जोड़ दिया जाए। ये तीनों विधाओं का, जिसमें गीत एवं नाटक प्रभाग का सांस्कृतिक पक्ष लेकर के, फील्ड पब्लिसिटी का अपना एक जो लोगों के बीच जाकर के जागरूकता का कार्यक्रम होता है, और तीसरा प्रदर्शनी के तौर पर, इन तीनों को एक करके एक प्रयोग के तौर पर इसको किया गया। और हम लोगों का जो अब काम हो गया है वो ये हो गया है कि हम बड़े स्तर पर लोगों के बीच जाकर के, चाहे वो मुख्यालय हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो, वहां पर जाकर के एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगती है और उसमें एक मंच बनता है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, साथ ही विषय विशेषज्ञों को बुलाते हैं हम और वहां पर उनके सामने वो प्रस्तुतियां होती हैं। जी सर, जैसे हम बात करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो आम लोगों को तक पहुंचे, तो इसमें जो हमारे गीत हैं, जो पारंपरिक गीत हैं, इनका कितना महत्व रहता है स्थानीय लोगों तक योजना पहुंचाने में। और वो तमाम जो वो समय काल रहा है पुराने जमाने से लेकर, जब हम कठपुतलियों का नृत्य कहते थे, और आज की जो आधुनिकता है हमारी, जो आज इंटरनेट का युग आ चुका है, तो इस सफर को हम किस तरह से देखते हैं। देखिए, गीत एवं नाटक प्रभाग का सबसे बड़ा ये था कि जो हमारी क्षेत्रीय जीवंत कलाएं थी, मतलब अगर हम कुमाऊं के संदर्भ में बात करें तो यहाँ की जो गायन शैली है, लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, उसमें जब उसके माध्यम से हम मैसेजिंग जोड़ देते हैं, चाहे वो कोई भी अवेयरनेस करनी हो, चाहे पहले का आप देख लीजिए, पोलियो पे काफ़ी बड़े बड़े कैंपेन हमारे यहाँ से चलते थे, आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए बहुत बड़ा एक कैंपेन चलता था, परिवार नियोजन के लिए बहुत बड़े कैंपेन चलते थे, बात की जितनी चीज़ें आती रहीं उस पर बहुत बड़े बड़े कैंपेन चलते थे। तो वो उन कैंपेन्स को हम यहाँ के लोकल फॉर्मेट में जब प्रस्तुत करते हैं तो लोगों को उसका जुड़ाव महसूस होता है, उनके लिए वो
उनकी ग्राही क्षमता के हिसाब से वो कार्यक्रम तैयार हो जाता है और वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। वर्तमान में भी आप देखेंगे कि गायकी है चाहे नृत्य है, वो भले ही इंटरनेट पर हो रहा हो, पर हो तो नृत्य ही रहा है। पहले मंच पे होता होगा, गांव में जैसे हम हुड़किया बॉल आपने एक सुना होगा कि खेती के समय जी, जब खासकर धान लगाई जाती है तो उस समय पे हुड़किया बोल दी जाती है। तो वो एक फॉर्मेट है। आज आप उसको, हम लोग उसको स्टेज पे करते थे और अब जो हो रहा है वो वीडियो में हो रहा है। फॉर्मेट बदल गया, प्रेजेंटेशन का माध्यम बदल गया, लेकिन वो जो क्रियाकलाप है, नृत्य है, गायन है, वो तो वैसा ही है। उसमें आप संदेश जोड़ दीजिए तो आप उसको मोबाइल के थ्रू भी आप प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। इतना ही अंतर आया है और ये तकनीकी अंतर है। हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के आने से जो योजनाएं थी वो काफी अच्छे से पहुंच रही हैं, भी कह सकते हैं। नहीं, एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि अगर आपसे पूछा जाए कि को खाने में क्या पसंद है, तो आप किसी डिश का नाम लेंगे ना, आप कहेंगे मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है, मुझे छोले बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो सोच अभी तक नहीं आई है कि साहब आपको क्या खाना पसंद है। जब आपसे कोई ये प्रश्न करे कि आपको क्या पसंद है, तो आप कभी ऐसा नहीं कहोगे कि यार वो मुझे पसंद है क्योंकि उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब हम जो कुछ देख रहे होते हैं वो हम इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने आ रहा है। हमें उसकी जरूरत है कि नहीं है, वो हमारे जीवन में उपयोगी है कि नहीं है, वो हमारा मनोरंजन कर रहा है कि नहीं है, या वो हम इंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी देख लेते हैं। तो इस इंटरनेट की भीड़ में अभी भी जानकारियां छुप जा रही हैं जो आपके काम की। हमारे जो श्रोता इस बात को पूरा महसूस करेंगे कि उनको कल कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे नौकरी मिल जाए या जिससे वो अपने पैरों पर खड़े होने में उनको सहायता मिल जाए, ये इंटरनेट पर कहाँ दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, इसके लिए तो आपको खोजना पड़ता है। तो इस भीड़ में अभी फिल्टर नहीं हो पा रहा क्योंकि ताजा ताजा टेक्नोलॉजी आई है, तो अभी कुछ समय लगेगा। जैसे सपोज कीजिए अगर पब्लिकेशन जब आया होगा तो तमाम तरह की किताबें छपी होंगी ना। आप तो कहानियां पढ़ते थे, आप ऐसी मैगजीन्स पढ़ते थे जो आपको लगता था कि अच्छा कुछ हो रहा है, पर आपकी जानकारी की जो मैगजीन्स होती थी, आपकी उपयोगी जानकारी जो होती थी, वो तब भी छिपी रह जाती। अब भी वही हो रहा है इंटरनेट के आ जाने से कि असल जानकारी, और हम जैसे विभाग के लोगों का ये काम होता है कि वो जानकारी भले इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन हमको लोगों को बताना है कि ये तुम्हारे मतलब की जानकारी ये है, तो वो अभी मिसिंग हो रहा है। जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट पर तमाम वो जानकारियां हैं, लेकिन जो मेरी उपयोगी हैं वो मुझे स्वयं के विवेक से खोजना पड़ेगा। बिल्कुल, हम लोगों से यही कहते हैं कि आप नेट पे क्या देख रहे हैं, रील्स देख, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, बहुत हो गया तो हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी वहां जाना है, लेकिन आप क्या करेंगे वहां जाकर के? आप जाकर के वहां एक सेल्फी खींचेंगे और सेल्फी खींच के पोस्ट कर देंगे, आपका घूमना हो गया। आपने नहीं जाना कि वहां की क्या खूबी है। सपोज आपके दर्शक कभी मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में क्या देखते हैं? फोटो खींची, परिवार के साथ फोटो खींची, फोटो पोस्ट करी, काम हो गया। उनको ये जानकारी गहराई से नहीं होगी कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, इस मंदिर का निर्माण किसने करा था, इस मंदिर में जिस देवता की पूजा होती है उस देवता की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। हम तो किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम क्या मांगते हैं ना, हम अपने लिए वही मांगते हैं जो हम चितई मंदिर में जाएंगे वहां वही मांगेंगे, जागेश्वर जाएंगे वहां वो मांगे जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे वहां वो जाएंगे। ये ठीक उसी तरह से है कि आप दांत वाले डॉक्टर के पास जाएं हार्ट की बीमारी ठीक करवाने। आप समझ रहे हैं? हम हमारे साथ अवेयरनेस इतनी है। देखिए हम कौसानी की बात करते हैं, हमारे यहाँ का बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। तो कौसानी में जब गांधी जी जेल में रह करके बीमार हो गए तो वो स्वास्थ्य लाभ के लिए कहाँ आए? कौसानी आए। ठीक, पहाड़ों की ओर आए हमारे। हाँ, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये स्वास्थ्यप्रद वातावरण, हमारा भवाली में जो सैनिटोरियम है टीबी के मरीजों के लिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी जी को रखा जाता है जब उन्हें टीबी हो जाती है। हाँ, मेरे ख्याल सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ रहे थे, ऐसा शायद, मैं अगर जानकारी सही दे रहा हूँ तो वो क्या है, वो वातावरण है। पर हम में से कितने लोग हैं जो भवाली में उस हवा को लेने के लिए रहने आए होंगे? हमें पता भी नहीं। जागेश्वर में जो देवदार का जंगल है वहां अगर आप तब भर रुकेंगे तभी तो उस जगह का लाभ होगा। हमारी अप्रोच ये नहीं है। हम जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, दर्शक जाता है, फोटो खींचता है, सेल्फी अपलोड, खत्म किस्सा। उसके लिए जागेश्वर कंप्लीट हो गया, उसके लिए बद्रीनाथ कंप्लीट हो गया। तो ये अप्रोच उन दर्शकों तक, हम क्या है, सरकार एक योजना ला रही है, हमें उसका लाभ है कि नहीं है, हम जानने की कोशिश करेंगे तब ना। हम तो उस समय दूसरे काम लग जाते। आप जब देखते होंगे टेलीविजन पे कोई विज्ञापन आता है, वो जब तक मजबूरी नहीं होती तब तक हम उसे हटाते नहीं, अदरवाइज रिमोट से चैनल बदल दे। तो आप इस चीज को देखिए कि हमारी अप्रोच चीजों को लेकर के कैसी है। हम विज्ञापन को विज्ञापन की तरह देखते हैं या हम उसको विज्ञापन को जानकारी की तरह देखते हैं। तो ये जो हमारे समाज में अवेयरनेस आनी चाहिए दर्शकों की तरफ से, क्योंकि आपको कुछ भी परोस दिया जा रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा परोसना चाहिए, वैसा परोसना चाहिए। वो मोरालिटी परोसने वाले के लेवल पे कम हो गई है। तो अब दर्शक को अवेयर होना पड़ेगा कि नहीं, ये हमारे मतलब का नहीं। यही तो चीज है। अब अमेरिका में तूफान आया, उसको फुटेज मिल गई, कहीं दुर्घटना की फुटेज मिल गई, कहीं चल रही है, वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है।
रहा है, उसका हल्द्वानी में रहने वाले व्यक्ति से क्या संबंध? या तो आप संबंध बताइए कि भाई दुर्घटना के बाद ऐसा ऐसा किया गया, तुरंत लोगों ने वीडियो बनाने के बजाय उसको गाड़ी में डाला, अस्पताल ले गए, 2-3 लोग वहां खड़े रहे, उसका प्राथमिक उपचार हो गया और वो ठीक हो। पर हम क्या करते हैं, हम समाचार बनाने वाले बन जाते हैं कि यहाँ दुर्घटना हो गई, ये घायल पड़े हैं जी, इनकी हड्डी टूट गई है, इनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और हमारा काम हो। तो वो जो समाज में जागृति आनी है कि अब हमको किस तरह से इन चीजों को हैंडल करना, वो बताए जाने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। सर, जैसे हमने तमाम बातें करी कि जो हमारे कंटेंट है वो दोनों तरह का कंटेंट है, जो हम परोस रहे हैं या जो हमें प्रिय है हम उसको फिल्टर करें। तो वहीं एक हमारी ये भी श्रोता जानना चाहेंगे कि नैनीताल से या हम कहीं उत्तराखंड से तमाम वो कलाकार निकले हैं, चाहे हम सिनेमा जगत की बात करें या साहित्य जगत की बात करें, आज की जो युवा पीढ़ी है या युवतियां हैं वो किस प्रकार से अपना कार्य कुशलता लाएं या किस प्रकार से वो कार्य करें। जैसे हम सोशल मीडिया की बात करें तो किस प्रकार से कंटेंट क्रिएशन करें कि जो उनकी रीचिंग है वो बढ़े, या हम डाटा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें वो किस तरह से अपना भविष्य बना सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज अपने अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से ये महसूस करता हूँ कि जब तक आप शौक पूरा करने के लिए कोई काम कर रहे होंगे तब तक आप आनंदित हो सकते हैं, उपयोगी नहीं हो सकते। अगर आप शौकिया अभिनय करते हैं, शौकिया वीडियो बनाते हैं, शौकिया फिल्म बनाते हैं तो आप आनंदित हो सकते हैं, उपयोगी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास उस विषय की शिक्षा नहीं। जब तक आप उस विषय की शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी करना बेमानी रहेगा। आपको वीडियो बनाने हैं, आप वीडियो बनाना सीखिए। मैं इस बात को बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो जिस तरह के कोर्सेज उसने डिजाइन किए हैं वो बहुत उपयोगी हैं और उसकी उपयोगिता को देखते हुए भी मैं खुद इस पत्रकारिता के क्षेत्र में अध्ययन कर रहा हूं। उसका कारण यही है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई विषय पढ़ के आप जब कुछ काम करते हो तो उसका असर और उसका आनंद और उसकी उपयोगिता अपने आप में संपूर्ण हो जाती है। बिना जाने आप क्या करोगे? आपके पास मोबाइल आ गया, अचानक से आपको लगा कि यार ये तो एक वीडियो बनाते हैं, मैं अकेले कहीं पे उछल कूद कर रही हूँ किसी गाने में या कर रहा हूँ किसी गाने में और मैंने उसको पोस्ट कर दिया, उसमें 25 लाइक आ गए, 25 के 50 हो गए, 100 हो गए और मेरा एक ना बन गया, ऑडियंस बन गई। अब मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ वो लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और वो लाइक करते करते अचानक से हमें गलतफहमी होती है कि हम तो बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि आपके कंटेंट में वो जो गुण होने चाहिए वो होते नहीं, वो बिना शिक्षा के, बिना पढ़े नहीं आए। आप तकनीकी शिक्षा ले सकते हो, कैमरा कैसे मूव करना है, इवन आप कैमरा एंगल्स के बारे में पढ़ सकते हो, है सब कुछ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सब आपको मिल जाएगा, पर आपको अप्रोच वो रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, जब आपको अपना शौक पता लग गया, उसका अध्ययन आपने कर लिया प्रॉपर, आपके पास डिप्लोमा डिग्री कुछ आ गया, उसके बाद का स्कोप तलाशना है कि आप अपने ही जैसे 4-5 लोगों को एक साथ लाइए और उसके बाद काम कीजिए। और जब वो संयुक्त एक चैनल बन करके, चाहे आप सोशल मीडिया पे करें कैसे करें, संयुक्त रूप से एक चैनल बन करके अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग उसमें काम करेंगे तो उसका एक पूरा प्रभाव हो। आप इतने समय से देखिए कि हम यूट्यूब चैनल्स में अगर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन उनके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है, बावजूद इसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो वो दर्शक देख रहा है, अगर वो खराब कंटेंट देख रहा है या उच्च गुणवत्ता का कंटेंट नहीं देख रहा है तो उसकी ऑडियंस कैसी है और उस ऑडियंस का विकास कैसे कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। मैंने कई ऐसे चैनल्स देखे जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और ऑलमोस्ट वो हर 10 दिन में 15 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो की क्वालिटी ऐसी है कि उसको देख करके दर्शक का कुछ स्तर ऊंचा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब बहुत जल्द वो टाइम पीरियड आने वाला है कि आपकी जो जैसे एक जमाने में सीडी फिल्म्स का दौर जब चल रहा था तो हमारी जितनी मुख्य गाथाएं थी, लोक गाथाएं थी, उस पर फटाफट लोगों ने जैसे तैसे कर करके वो वीडियोस बनाए। क्यों? अगर हम गोलजू की गाथा का वीडियो बना देंगे सीडी में तो उसको लोग देखेंगे ऐसा हमारा मानना। या हमने कुछ और गाथाओं, राजूला मालूशाही पर कुछ बना दिया तो हम लोग देखेंगे करके हमने बना दिया। हम ऐसा करते करते अपनी 50वीं कहानी पर जब पहुंच गए तो अब हमारे पास कथाओं का, कहानियों का अभाव हो। उतनी ही है लोक गाथाएं, कितनी होंगी? 50 होंगी, 100 होंगी, 200 होंगी, लेकिन वीडियो बनाने वाले को तो रोज एक नया कंटेंट चाहिए, तो वो खत्म हो जाता है अभाव। और अभाव में वो चीजें फिर हम दूसरी तरफ जाने लगेंगे। अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि जब हम कोई नाटक लिखते हैं या कहानी लिखते हैं या फिल्म लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम देखते हैं, हम सारी सिनेमा देख रहे हैं हम आज के दौर में, लेकिन हमें वो पता नहीं है कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। तो जब तक हम उस विषय को, उसको जानेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर। तो इसलिए जितने भी दर्शक श्रोता आपके सुन रहे हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि आपको जो भी शौक जागे उसका कोर्स सर्च कीजिए, थोड़ा बहुत पैसा लगा के उस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, उसके डिजाइनिंग को समझिए और उसके बाद जब आप काम करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, ये तो बहुत बढ़िया काम है। आपने तमाम वो जानकारियां बताई हमारे श्रोताओं को कि इस प्रकार से आजकल के जो युवा हैं उन्हें एक मॉरली सर्च करना चाहिए, यदि वो कुछ वीडियो बनाते हैं या सोशल मीडिया में जो कंटेंट डालते हैं इस पर कार्य करना चाहिए ताकि एक इतिहास से भी उसको जोड़ा जा सके। साथ ही आपने उत्तराखंड विश्वविद्यालय की भी बात कही। हम आपको ये भी बता देते हैं कि विश्वविद्यालय के जो कोर्सेज हैं, खासकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें जो हमारे तमाम वो पाठ्यक्रम है या व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसका
कहीं ना कहीं ये मुख्य बिंदु रहता है, या हम कहेंगे केंद्रीय बिंदु रहता है कि बच्चों में या जो शिक्षार्थी यहाँ के हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट कैसी करी जाए, या जो अपने रोजगार पर कार्य कर रहे हैं उसके साथ वो शिक्षा का लाभ कैसे ले सके। सर, आपने फिल्मों की बात कही, हमें याद आता है और श्रोता जो हमारे सुन रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपके नाम से याद आ रहा होगा कि उत्तराखंड की जो आपने एक फिल्म बनाई बलि प्रथा पर आधारित बलि वेदना, उसका आपने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, उसके पीछे क्या उद्देश्य था और क्या लोगों की उस समय पे प्रतिक्रिया थी, वो हमारे श्रोताओं को बताइए। विशेष रूप से हल्द्वानी के जो श्रोता हैं और जो आज की जनरेशन से थोड़ा पहले के हैं उनको बलि वेदना बहुत अच्छे से याद होगी। उसका कारण ये था कि उस समय यहाँ पर केबल नेटवर्क चलता था और उस केबल नेटवर्क में हर हफ्ते तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आए दिन वो फिल्म चलती रहती थी। तो जिसने बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने उसको कई बार देखा हो। मैं फिल्मों से मेरा लगाव बहुत शुरू से हो गया था, लेकिन क्योंकि वही होता है कि कोई ऐसी प्रॉपर शिक्षा ले नहीं पाए थे। तो लेकिन हुआ ये कि एक हमारे अल्मोड़ा के मनमोहन चौधरी जी हैं, उन्होंने एक वीडियो एल्बम शूट किया था उदीना का। तो वो भी एक बहुत अच्छा वीडियो एल्बम था और उसकी एडिटिंग जब मैंने देखी कि कंप्यूटर पर वो एडिट हो रहा है तो ये महसूस हुआ कि ये तो कैमरा भी है और कंप्यूटर पे एडिटिंग हो जाती है और फिल्म बन जाती है, वीडियो बन जाती है। ये वो दौर है जब मतलब 2001, 2, 3, 4 का ये वो दौर था जब नया नया कंप्यूटर आया था और हम सोच रहे थे कि कंप्यूटर का क्या उपयोग हो सकता है, कैसे हो सकता है। उस समय ये मेरे को महसूस हुआ कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरा फिर अपना काम शुरू हुआ, फिर बलि वेदना की कहानी पर काम किया। और चूंकि थोड़ा सा मेरा फिल्मों की तरफ झुकाव था और वो कलात्मक फिल्मों की तरह ज्यादा झुकाव होता है व्यक्ति का, वो थोड़ा सोचता है कि ये कुछ अलग है। एक कहानी लिखी गई और उस कहानी को फिर हमने अपने एक दो मित्रों के साथ शेयर किया। तो हमारे एक मित्र हैं अल्मोड़ा में मोहम्मद जमाल करके, तो उनको जब ये कहानी सुनाई गई, हालांकि उनका अपना एक वीडियो लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो एक फिल्म के समीक्षक के तौर पर मेरे सामने एक व्यक्ति मौजूद था। मैंने कहा भास्कर जी ये कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन ये बहुत ज्यादा आर्ट वाली हो जा रही है, कुमाऊं के इसमें एलिमेंट्स कम है, तो ये यहाँ पर चलेगी कि नहीं चलेगी वो आप थोड़ा देख लीजिए। फिर मैंने उसको कहानी को रीराइट किया। उसके मूल में जो भावना थी, जो मैं उसकी एक कविता है उसमें भी मैंने उसको रखा कि हम जब किसी को मारते हैं ना तो जितना हम उसको मारते हैं उतना ही हमारे अंदर भी वो मरता है, उसकी भावना मरती। तो मेरा मुख्य ये था कि जब हम कोई बलि देते हैं तो बलि हम दे रहे हैं लेकिन उसकी वजह से एक हमारे अंदर एक भावना मर, वो भावना है जीवों पर दया की भावना। तो उस भावना को मैंने एग्जेजरेट किया था कि अगर आज कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या कर सकता है तो कल को वो व्यक्ति किसी मनुष्य की भी हत्या कर सकता है, और वो शुरुआत वहां से हो रही है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे कहानी को बुनते चले जाते हैं तो वो फिर बलि वेदना के रूप में कहानी बनी, जिसमें बलि प्रथा पर उतना नहीं था फोकस ये था कि इंसान के अंदर जीवों के प्रति दया का भाव बना रहे ताकि इंसान के अंदर मनुष्यों के प्रति भी दया का भाव बन सके। ये उसका मूल उद्देश्य था। फिल्म लोगों ने बहुत सराही, उसमें 2-3 साल का श्रम लगा और बहुत सारे लोगों ने उसमें अच्छे से अभिनय किया। पीयूष हैं, भारती हैं, धनंजय शाह हैं, ललित भट्ट हैं, ये 4-5 ऐसे धुरंधर लोग थे जिन्होंने उसमें काम किया और वो फिल्म बन करके लोगों के बीच आई और काफी सराही गई और एक हमें काफी उसने प्रेरित भी किया। और बहुत सारे लोग उसके बाद उस दौर में काफी स्टार भी बन गए। सोनिया चौहान एक नाम है उस समय का जो काफी चला था और वो हर एल्बम में वो दिखाई देने लगी थी। उसके बाद ऐसे बहुत सारे हमारे कलाकार थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि राजेंद्र बोरा जी जो हमारे अल्मोड़ा के हैं और कुमाऊं के अच्छे कवियों में माने जाते हैं, उसमें उन्होंने हमारे को सहायता करी थी कुमाऊनी संवाद लिखने में। गीत लिखे थे उन्होंने उस फिल्म के और शंकर उप्रेती जी हुआ करते थे आकाशवाणी में, उन्होंने उसका संगीत दिया था। तो बहुत अच्छी एक टीम के साथ और बड़े लोगों के आशीर्वाद के साथ वो फिल्म बनी थी, इसीलिए वो सफल भी रही और बहुत अच्छा लोगों ने उसको देखा। श्रोताओं, भास्कर जी ने हमें उदीना की बात बताई, केबल नेटवर्क की बात बताई और सन 2000-2004 के बीच जो मूलभूत सुविधाओं के साथ फिल्म निर्माण किया, जो एक उस समय का दौर रहा, उसके विषय में बताया, तमाम अपने साथियों के विषय में बताया। भास्कर जी, हम आपसे एक और जानकारी जानना चाहेंगे कि जो आज का रंगमंच है उसको किस प्रकार से पुनः जीवंत करने की आवश्यकता है। आज का जो हमारे युवा है वो सोनिया जी बन सके, राजेंद्र बोरा बन सके, निर्मल पांडे बन सके, ज्ञान प्रकाश बन सके या शुभांगी पंत बन सके या फिर स्वयं भास्कर जोशी जैसा बन के आगे आए, इसमें किस प्रकार से हमें रंगमंच को पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। देखिए, ये चिंता और ये चिंतन मैं पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ कि बहुत सारे नए लोगों की रुचि जो है वो अभिनय और रंगमंच से जा चुकी है। हम लोग उस दौर के लोग हैं जब हमारे लिए रंगमंच का मतलब एक पूजा होता, और जो आपके नए जनरेशन के श्रोता हैं उनको मैं स्पष्ट करूं कि एक नाटक जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटा है उसको हम
लोग मिनिमम मान के चलते थे कि 40 से 45 दिन में वो नाटक तैयार होगा रंगमंच की प्रस्तुति, जिसमें 20-25 लोग होंगे और वो 20-25 लोग हर दिन 3 घंटे, 2 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे बैठ करके उसकी रिहर्सल करेंगे लगातार 45 दिनों तक, और उसके बाद उसको मंच पर प्रस्तुत। अब आप सोचिए कि एक किरदार आपको मिला है एक नाटक में, 2 घंटे के नाटक में, और आप उसको 45 दिन उसके साथ जी रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे आप समूह में हैं, बट उसके अलावा आप घर जाकर के उसके डायलॉग्स याद करते हैं, उसकी ब्लॉकिंग याद करते हैं, अपने मोमेंट्स याद करते हैं, उन इमोशंस को लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो क्रोध का हो, प्रेम का हो, रोने का हो। तो वो पूरी आपकी वो 45 दिन की एक ओवरहॉलिंग चल रही होती है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। अगर कोई नृत्य नाटिका है जिसमें आपको शारीरिक रूप से भी श्रम करना है, और अभिनय में तो संवाद अदायगी और भावनात्मक ज्यादा होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा कुछ रौद्र आ रहा है या कोई वीर गाथा है तो उसमें आपको शारीरिक रूप से भी उतना बलवान और उतना श्रम जीवी दिखना चाहिए। तो वो आप सोचिए कि 45 दिन तक आप एक दूसरे किरदार में फिट होकर के जी रहे हैं और उसको मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बहुत सारे मनोविकार खत्म हो जा रहे हैं। वो लोग आज 45 दिन रिहर्सल के बाद एक नाटक को तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी प्रस्तुति करते हैं। अगर उस नाटक के रिपीट शोज हो रहे हैं तो अब उनके लिए आसान है, क्योंकि उन्होंने उसको पक्का कर लिया। लेकिन अगले नाटक पे फिर जाना है 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो ये उनका एक साइकिल था। तो ऐसे 2-3 साल गुजारने के बाद उसके व्यक्तित्व में क्या सुधार आया होगा, अगर आप सोच सकते हैं। आप जो मैं बिल्कुल अल्मोड़ा का हूं, और अल्मोड़ा शहर का भी नहीं हूं, अल्मोड़ा में गांव है पांडेखुला, वहां का मैं रहने वाला हूं। और अगर आप मेरी भाषा और शब्द सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कि ये पहाड़ी आदमी बोल रहा है। ये कारण क्या है? क्योंकि हम रंगमंच से जुड़े। आप किसी विषय का विश्लेषण करते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? जब आप किसी के लिखे हुए नाटक के चरित्र का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आपको उसमें अभिनय करना है। तो ये एक अननोइंगली आपको एक कैरेक्टर एनालिसिस की एक सीख मिल रही है उस रिहर्सल के दौरान। क्योंकि हम जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षकों के साथ कार्यशालाएं करते थे तो वो हमें बताते थे कि नाटक को एक्चुअली पढ़ना कैसे हो, समझेंगे तब करेंगे उस। आषाढ़ का एक दिन हिंदी भाषा का बहुत अच्छा एक नाटक है जो रंगमंच पे बहुत बार प्रस्तुत हुआ है, तो आप उसमें देखेंगे। और मेरे को फॉर्चुनेटली उसमें एक उसके समीक्षा की एक किताब मिली जिसने मेरे ज्ञान चक्षु खोले। आषाढ़ का एक दिन, मैं आपको छोटा सा दृश्य उसका बताता हूँ कि जब कालिदास पहली बार आता है तो कालिदास के हाथ में एक हिरण का बच्चा है, शावक, और वो उसके पास इसके मल्लिका के झोपड़े में उसको लेकर के आता है कि ये शावक, राजधानी से कुछ लोग आए हैं जिनके तीर से ये घायल हो गया, ये कुलाचे भरता हुआ मेरी गोद में आ गया, और मैंने इसको बोला कि मैं तुझे वहां ले चलता हूँ जहां तेरे को अपनी माँ की जैसी आंखों वाली मिलेगी और वो तेरा उपचार करेगी तो तू ठीक हो जाएगा। ये लेकर के वो यहाँ आया है। ये सामान्य है। अब जब इसका मैंने विश्लेषण पढ़ा वो किताब में, तो वो कहता है कि ये जो हिरण का बच्चा है, ये हिरण का बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लेखक ने भावना रखी है कि ये कालिदास का हृदय है, उसका मन है जो राजा के बुलावे की वजह से व्यथित हुआ है, और वो अपने मन को, अपने घायल मन को लेकर के आया है अपनी प्रेमिका के पास कि राजधानी नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वहां पर मेरे को इसी तरह से घायल होना पड़ेगा। जब ये दृष्टिकोण उसने दिया, और ये दृष्टिकोण फिर हम हर स्क्रिप्ट में लगाए, केवल आषाढ़ का एक दिन में नहीं बल्कि बाकी जितनी हमने नाटक उसके बाद पढ़े, उसमें हमने कहा कि इसके पीछे क्या छुपा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा। जब ये क्यों आया तो हमें समझ में आया कि अच्छा ये तो इसलिए हो रहा। तो उसने एक समझ हमें डाली कि नाटक सिर्फ वो नहीं है जो मंच पर बोला जा रहा है, उसके पीछे जो छुपा हुआ, जो नहीं बोला जा रहा, उसमें जो संदेश है, उसको समझने की समझ भी आपको रंगमंच से मिलती। अब क्या हो रहा है टुडे, आज के दौर में आइए तो आज हम क्या देख रहे हैं? हमने फटाफट एक फिल्म देख ली, पायरेटेड अगर मोबाइल में मिल गई तो हमने वो मोबाइल में देख ली, हमारी कहानी हम तक पहुंच गई, लेकिन उसके साथ जो और चीजें थी वो हमारे को, हम अभिनय के नाम पर मोबाइल ऑन करके उछल कूद करते हैं, नृत्य करते हैं या मिमिक्री करते हैं, कुछ डायलॉग करते हैं, तो हमें लगता है कि ये नाटक है। पर आप सोचिए कि एक 45 दिन की रिहर्सल के बाद प्रस्तुत होने वाला अभिनय और एक 5-10 मिनट या 1-2 घंटे की मेहनत के बाद प्रस्तुत होने वाला अभिनय, कुछ तो अंतर रखता होगा। तो ये चीज रंगमंच सिखाता था जो अब मिसिंग। बहुत दुख होता है इस बात को लेकर के कि हम, ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन समय उतना ही है। 24 घंटे आज भी 24 घंटे के बराबर ही होते हैं, साल भर का ही होता है आज भी। हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम पिछड़ रहे हैं, और उस चक्कर में हम बहुत सारी चीजें छोड़ दे रहे हैं, अपनी बहुत सारी सीखों को खत्म कर। तो मेरे को ऐसी विश्वास करता हूं मैं, कभी प्रयास हो सका कुछ सामूहिक रूप से इस पे सुधार लाया जाएगा। और जिस प्रकार से पहले हमारे जमाने में साल में 4-5 नाटक तो होते ही थे, उसमें अल्मोड़ा की कई संस्थाएं थी, नैनीताल की कई संस्थाएं थी, हल्द्वानी की कई संस्थाएं थी जो काम करती थी। तो वो दौर फिर से आएगा, और वो अच्छे भव्यता से अगर रंगमंच प्रस्तुति करेगा, जैसे आप दिल्ली जैसे शहर में जब रंगमंच जिंदा रह सकता है, तो आप हल्द्वानी, अल्मोड़ा और नैनीताल जैसी जगहों पे तो जिंदा रख ही सकते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। तो श्रोताओं, आपने सुना भास्कर जी को, किस प्रकार से उन्होंने जो रंगमंच की कथाओं का परिदृश्य हमारे सामने रखा। तो मुझे भी अपने वो दिन याद आ रहे थे कि बचपन में कैसे हम
रंगमंच में जाया करते थे, युगमंच के साथ जुड़कर बाल नाट्य कार्यशालाओं में कार्य क्या करते थे, वहां पे हमें सिखाया जाता था कि साइलेंस का भी एक अपना महत्व होता है। अगर आपने ओ भी बोला है तो उसका भी एक महत्व है। तो निश्चित रूप से कि आज के युवाओं को, बच्चों को रंगमंच से जुड़ने की काफी जरूरत है, ताकि उनका जो हम बात कर रहे थे कि कंटेंट क्रिएशन की जो हम बात कर रहे थे, उस पे भी वो बेहतर रूप से कार्य कर सके। और दूसरा इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि बच्चे स्वयं नहीं जा सकते, उनके माँ बाप को वो महत्व समझना पड़ेगा। माँ बाप अगर हामी भरते हैं कि नहीं मेरा बच्चे को नाटक करने चाहिए, तो बच्चों पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसका जो हम कहते थे, हमें भी बताते थे कि आपका बोलने से जो डर होता है वो निकल जाएगा, आपको मंच पर खड़ा होना आ जाएगा, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आ जाएगा। तो वो चीजों बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इसलिए माँ बाप का भी उसमें सहयोग करना बहुत जरूरी है। जी, जैसे हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, हम कह जी। सकते हैं, इसे बेहतर एग्जांपल ले सकते हैं कि बच्चे आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो वहीं कहीं रंगमंच से जुड़े या कहीं ऐसी पटकथाओं से जुड़े तो उनका स्वयं पे विकास होगा। बिल्कुल। इसी के साथ हम श्री भास्कर जी से विदा लेते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परिवार और श्रोताओं की ओर से पुनः धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।